स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल मैं आपको बुक में एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास बुक अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल 5 बुक में से ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। इससे अ शॉर्ट कॉलम में सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये हेलो रेक्टेंगुलर कॉलम है। मीन्स देखो इस प्रकार से ये कॉलम है हमारा, क्रॉस सेक्शन इसका ये हो चुकी है आउटर फेस। तो इसके बीच में हेलो पोर्शन होता है। मीन्स देखो सिर्फ कॉलम इतना ही कॉलम होता है, आपको मालूम होगा अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है सबसे पहले से ही, फिर भी मैं एक बार दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से कॉलम होता है, इसे हम हेलो कॉलम कहते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन किया है हेलो रेक्टेंगुलर, क्रॉस सेक्शन दिया है यहाँ पर हमें। तो उस सेक्शन में बेस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिजल्टेंट स्ट्रेसेस किस प्रकार से होते हैं, या फिर इस केसेस में हमको रिजल्टेंट स्ट्रेसेस डिटरमाइन करने पड़ते हैं। तो इस टाइप में प्रॉब्लम हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। A short column of hollow rectangular cross section has external dimension 2.4 meter into 1.8 meter and is 20 mm thick। तो इसके हमें एक्सटर्नल डायमेंशन दिए हैं, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसकी डायमेंशन दी है हमें एंड 20 mm इसकी थिकनेस दी है। समझ में आ गया। कॉलम की हेलो रेक्टेंगुलर कॉलम दिया है जो कि बहुत ही बड़ा है, 2.4 मीटर एंड 1.8 मीटर दिया है एंड इसकी थिकनेस जो दी है 20 mm थिकनेस दी है। इट कैरीज अ वर्टिकल लोड 500 किलो न्यूटन एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 30 mm फ्रॉम द जियोमेट्रिक एक्सिस ऑफ द सेक्शन बाइसेक्टिंग द लॉन्गर साइड। जो भी लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड क्या है 2.4 है, तो इस 2.4 को जो भी एक्सिस बाइसेक्ट करती है तो उस पर इसेंट्रिसिटी हमें दी है। एंड फाइंड आउट करने के लिए कहा है सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। समझ में आ गई ये बात। तो चलो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें क्रॉस सेक्शन की साइज दी है यहाँ पर, तो आपकी मर्जी, आप 2.4 इस साइड में लो और 1.8 इस साइड में लोगे तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अगर आपने 1.8 इस साइड में लिया और 2.4 इस साइड में लिया फिर भी आपने सॉल्व किया तो भी आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। समझ में आ गया। और रही बात सिर्फ सेक्शन मॉडुलस की, क्योंकि वहीं पर कंफ्यूज होता है कि किस साइड का स्क्वायर करना है, तो वो भी ट्रिक मैंने आपको एक्सप्लेन की है आसानी से। तो चलो इस केस में क्या लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो आउटर डायमेंशन दी है यहाँ पर 180 mm एंड 2400 mm। इस मीटर को यहाँ पर mm में कन्वर्जन किया, तो यहाँ पर हमने b को कंसिडर किया है 1800 को, तो इस प्रकार से 1800 और d है 2400 mm। तो ये हो चुकी है हमारी एक्सटर्नल डायमेंशन। अगर आप इस प्रकार से भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। कंफ्यूज मत होना इसमें, इस पार्ट में। समझ में आ गया। तो अब हम इंटरनल डायमेंशन निकालते हैं। तो एक्सटर्नल डायमेंशन ये देखो टोटल कितनी है 1800 है, तो इसमें से हम इस साइड का 20, ये देखो ये वाला इस साइड का 20 mm थिकनेस और इस साइड की 20 mm थिकनेस अगर हम रिड्यूस करते हैं तो 1800 माइनस 20 इस साइड का 20 mm और इस साइड का 20 mm, तो हमें इन टू इन डायमेंशन मिल जाती है। तो वो आती है 1760 mm हमारे पास इन टू इन डायमेंशन मिल जाती है। उसी के सेम d, स्मॉल d, इसे हमने कैपिटल डी मेंशन किया है और इसे हम स्मॉल डी कंसीडर करेंगे। तो 2400 माइनस 20 ये देखो यहाँ का 20, ये थिकनेस 20 और ये वाली थिकनेस 20, तो हमें इन टू इन डायमेंशन मिल जाती है इस प्रकार से। तो आती है इन टू इन आती है
2360 mm। समझ में आ गया। तो अब हम एरिया निकालेंगे। जब हम सिग्मा नॉट की वैल्यू निकालते हैं ना, पी ऑफ ऑन ए, तो एरिया मीन्स ये देखो जो मैं रेड कलर से डार्क करता हूँ ना, इतना ही एरिया होता है। इस प्रकार से इतना ही एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बीच में नहीं आ जाएगा क्योंकि हेलो पोर्शन है हमारा, हेलो रेक्टेंगुलर दिया है, तो इसलिए ये बीच में का जो भी एरिया है ये नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आउटर एरिया ही आएगा। तो अब हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है। तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? टोटल एरिया, ये देखो हमने आउटर डायमेंशन तो हमें मालूम है, तो हम ये सबसे पहले होल एरिया निकालेंगे। उसके बाद हमें इनर डायमेंशन भी हमने फाइंड आउट की है, तो उसमें से ये एरिया हम माइनस करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं, तो हमें इतना एरिया मिल जाता है। तो इसलिए एरिया इज इक्वल टू बी डी माइनस बी डी। बी डी मीन्स क्या है? कैपिटल आउटर डायमेंशन है और स्मॉल बी डी इनर डायमेंशन है। तो 1800 इंटू 2400 माइनस 1760 इंटू 2360। तो इन सभी का कैलकुलेशन करके हमारे पास एरिया आ जाता है 166400 mm²। हमारे पास एरिया निकल कर आ जाता है। और इसेंट्रिसिटी कितनी है? 30 mm इसेंट्रिसिटी दी है, यहाँ पर आप देख सकते हो 30 mm इसेंट्रिसिटी। और एक्सिस बाइसेक्टिंग द लॉन्गर साइड। अब यहाँ पर लॉन्गर साइड कौन सी है? ये वाली लॉन्गर साइड है। तो इस लॉन्गर साइड, ये वाली लॉन्गर साइड है, तो इस साइड को जो भी एक्सिस बाइसेक्ट करती है तो उस पर हमें इसेंट्रिसिटी दी है। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो ये लॉन्गर साइड है हमारी, तो इसको जो भी एक्सिस डिवाइड करती है तो उस पर इसेंट्रिसिटी है। तो ये हो चुके हमारे एक्स एक्सिस, ये वाई वाई एक्सिस, तो हमें यहाँ पर जेड वाई वाई निकालना पड़ता है। समझ में आ गया? फिलहाल वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी 30 mm दी है और लोड 500 किलो न्यूटन, जो कि 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाता है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर आप इसे IMP क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो 8 मार्क के लिए यह आता है, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आता है। तो ये हो चुका हमारा गिवन डाटा। इस गिवन डाटा में हमने एरिया भी निकाला। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सबसे पहले सिग्मा नॉट फाइंड आउट करना है, तो आप कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जेड सेक्शन मॉडुलस निकाला है, तो मैं आपको सबसे पहले सेक्शन मॉडुलस किस प्रकार से निकालते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी अबाउट वाई वाई एक्सिस है, देख सकते हो, क्योंकि लोड इस साइड में है तो वाई वाई एक्सिस पर इसेंट्रिसिटी है। तो हमें जेड वाई वाई लेना पड़ेगा। तो जेड वाई वाई का फॉर्मूला क्या है हमारा? ये फॉर्मूला आप यहाँ पर ध्यान में मत दो। हमारा फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पर जो होता है ना, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हमें जेड वाई वाई निकालना है। तो वाई वाई एक्सिस जिस भी साइड को बाइसेक्ट करती है तो हम अभी तक उसका स्क्वायर लेते थे। समझ में आ रहा है? अभी तक हम क्या लेते थे? पिछले लेक्चर में हमने जो भी प्रॉब्लम देखे अभी तक, उसमें हम उसका स्क्वायर लेते थे। तो यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पर हेलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, हेलो सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर हम जो भी प्रोसीजर है मैं आपको दिखाता हूँ अपने नोट्स में। यहाँ पर हमने लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था, लेक्चर नंबर 6 में बेंडिंग स्ट्रेसेस किस प्रकार से हम डिटरमाइन करते हैं, उसमें मूवमेंट तो देखा था। सेक्शन मॉडुलस I/Y होता है। तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला निकाला था। कौन सा? ये वाला P इंटू ई डिवाइडेड बाई DB² डिवाइडेड बाई 6 मीन्स जेड वाई वाई को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके ये निकाला था। तो अब हम इस कंडीशन में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो था वो पूरा का पूरा मीन्स उसे भरी क्रॉस सेक्शन था। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी कंडीशन में क्या है? हॉलो हमें सेक्शन दिया है, हेलो रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है। तो इस कंडीशन में
यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है db³ डिवाइडेड बाय 12, तो हमने जिस प्रकार से एरिया निकाला था ना, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे। कैपिटल db³ माइनस स्मॉल db³ डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय b/2 करके हम सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट बात है इस लेक्चर में या फिर इस प्रॉब्लम में, इसलिए इसको 8 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन मॉडुलस अगर आपको यह इस कंडीशन में निकालने के लिए आ जाता है तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है IYY निकालने का, आप देख सकते हो यहाँ पर IY मीन्स I अपॉन Y मैक्स होता है। तो I मीन्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आपको तो पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, YY एक्सिस का db³ डिवाइडेड बाय 12, यानी कि हम YY एक्सिस का निकाल रहे हैं ना, YY एक्सिस का मीन्स IYY निकाल रहे हैं हम। तो देखो ये Y एक्सिस जिसी भी साइड को बाइसेक्ट करती है तो उसका क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर db³ b का क्यूब हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको, YY एक्सिस जिसी भी साइड को बाइसेक्ट करती है उसका क्यूब हो जाता है। अभी तक हमने क्या देखा था, Y एक्सिस जिसी भी साइड को बाइसेक्ट करती है उसका स्क्वायर होता है, क्योंकि हमने उसे सिंप्लीफाई किया था। जो भी सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला था उसे सिंप्लीफाई किया था। अब हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम I और Y इस टर्म में हम ZYY निकालेंगे। तो इस कंडीशन में, I के कंडीशन में db³ डिवाइडेड बाय 12, जो भी एक्सिस का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो एक्सिस जिसी भी साइड को बाइसेक्ट करती है तो उसका क्यूब हो जाता है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है IYY अपॉन Y मैक्स। तो IYY मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 db³। अब यहाँ पर b का क्यूब किस प्रकार से आया है, तो हम YY एक्सिस का निकाल रहे हैं, तो ये YY एक्सिस है। तो Y एक्सिस जिसी भी साइड को बाइसेक्ट करती है, कौन सी साइड को बाइसेक्ट कर रही है, तो देखो यहाँ पर b के साइड को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर b का क्यूब हो जाता है। समझ में आ गया। अगर आपने इस प्रकार से एज्यूम किया है स्टार्टिंग से ही इस प्रकार से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये देखो इस प्रकार से हमारा सेक्शन होगा। ये YY एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस होगा, और जो भी लॉन्गर साइड है यहाँ पर इसेंट्रिसिटी होगी, हमारा इसेंट्रिसिटी यहाँ पर होगी। तो हम ये जो भी है ये Y एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसेंट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस को है, तो हम इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस मीन्स ZXX हम निकालेंगे इस कंडीशन में। तो जब हम इस टाइप में भी सॉल्व करेंगे तभी भी आंसर हमारा सेम ही आ जाता है, सिर्फ यहाँ पर ZXX होगा, बाकी की टर्म एज इट इज रहेंगे सब कुछ। एरिया, सिग्मा नॉट की वैल्यू, सिग्मा बी की वैल्यू सिर्फ ZYY के अकॉर्डिंग Z यहाँ पर XX आ जाता है, आंसर सेम ही आ जाएगा आपका। आप देख सकते हो करके भी। तो चलो अब हम इसे ही डिस्कस करते हैं। तो 1/12 db³ माइनस स्मॉल db³, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं इस टर्म को, तो ये जो b/2 है ये ऊपर चला जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 6 12 होता है, तो 1/6 हो जाता है। रिमेनिंग टर्म एज इट इज db³ माइनस स्मॉल db³ डिवाइडेड बाय b। तो अब हम इस फॉर्मूले में जो भी है वो हम वैल्यू पुटअप करते हैं। 1/6 एज इट इज इंटू d मीन्स कैपिटल D मीन्स यहाँ पर आउटर डायमेंशन है 2400 इंटू 1800 क्यूब माइनस, अब इनर डायमेंशन लेंगे हम 2360 इंटू 1760 ब्रैकेट, इसका क्यूब होता है db³ डिवाइडेड बाय 1800। यहाँ पर देखो स्मॉल b, क्योंकि यहाँ से आउटर फेस का b/2 होता है। y मैक्स मीन्स क्या होता है,
आउटर फेस से न्यूट्रल एक्सिस तक डिस्टेंस होता है, या फिर एक्सिस, ये देखो यहाँ पर जो भी सीजी में से पास होता है उसी तक डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल B/2 होता है, तो इसलिए यहाँ पर B की वैल्यू यहाँ पर 1800 लेना। समझ में आ गया? तो इन सभी का आंसर करके, कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आ जाता है। अब देख सकते हो यहाँ पर 104685985.2 mm/3 यहाँ पर, या फिर mm का क्यूब, यहाँ पर हमारे पास आंसर निकल कर आ चुका है ZYY का। समझ में आ गया आपको ZYY किस प्रकार से निकाला? यहाँ पर B का क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय हम YY एक्सिस का निकाल रहे हैं, तो ये YY एक्सिस जिसी भी साइड को बाइसेक्ट करती है उसका क्यूब हो जाता है। ये सिंपल सी ट्रिक है। अगर ये आपको अंडरस्टैंड या फिर ध्यान में रखने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो यहाँ पर हमने सेक्शन मॉडुलस निकाला अबाउट YY एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोड है वो इसेंट्रिक अबाउट YY एक्सिस है। तो यहाँ पर ZYY निकाला है हमने। उसके बाद हम अब सिग्मा नॉट की वैल्यू निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है P/A। तो P हमें दिया है ऑलरेडी 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया, जो कि हमने यहाँ पर एरिया निकाला था ना, तो उसे डिवाइड करते हैं तो हमें 3 इंटू न्यूटन पर mm² हमें सिग्मा नॉट की वैल्यू मिल चुकी है। प्लस आ चुका है इसलिए कॉम्प्रेसिव। अब हम सिग्मा B की वैल्यू निकालेंगे m/z। तो P इंटू E, m मीन्स मोमेंट होती है डिवाइडेड बाय ZYY, P इंटू E/ZYY। तो P कितना है 500 इंटू 10⁻³ इंटू इसेंट्रिसिटी कितनी दी है 30 हमें इसेंट्रिसिटी दी है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो डिवाइडेड बाय ZYY जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो एज इट इज यहाँ पर, तो इसका आंसर आता है 0.14 न्यूटन पर mm²। तो हमें यहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू मिल चुकी है, सिग्मा B की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम सिग्मा मैक्स निकालेंगे। सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा B इज इक्वल टू 3 प्लस 0.14। तो यहाँ पर 3.14 न्यूटन पर mm² हमें आंसर मिल जाता है, जो कि कॉम्प्रेसिव आता है। प्लस आ चुका है इसलिए कॉम्प्रेसिव नेचर है इसका। अब हम सिग्मा मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं। सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा B इज इक्वल टू 3 माइनस 0.14। तो इसका आंसर आता है 2.86 न्यूटन पर mm²। पॉजिटिव आ चुका है इसलिए इसका भी नेचर कॉम्प्रेसिव। उसके बाद हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालेंगे। लोड इस साइड है इसलिए यहाँ पर सिग्मा मैक्स होगा और यहाँ पर सिग्मा मिनिमम होगा। तो सिग्मा मिनिमम 2.86 यहाँ पर कहीं पर ऐसा कंसिडर करते हैं, और 2.86 से भी सिग्मा मैक्स जाते हैं 3.14 ज्यादा है इसलिए इससे नीचे आ जाएगा, और तो यहाँ पर कहीं पर आता है ऐसा हम कंसिडर करते हैं 3.14। तो उसके बाद ये 2 पॉइंट जोड़ देते हैं, ये रही हमारी बेस लाइन। तो इस प्रकार से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आ जाती है। बेस लाइन के नीचे कॉम्प्रेसिव होता है और ऊपर टेंशन, तो इसके बीच में हम प्लस साइन इंडिकेट करते हैं और ऐसा मेंशन कर सकते हैं सिग्मा मिनिमम सिग्मा मैक्सिमम। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है टोटल। तो फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो चुका है, मैंने जो भी एफर्ट किए हैं इसे आपको एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर नए हो तो अपने और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल 6 को लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप का सर्कुलर टाइप का प्रॉब्लम लिया है, सर्कुलर कॉलम का। तो इसका बेस में किस प्रकार से मैक्सिमम या मिनिमम या फिर रिजल्टेंट स्ट्रेसेस किस प्रकार से एक्ट होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।